अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, आज के ख़बरनामे की तफ़सीलात से क़ब्ल गुजारिश आपसे ज़रूर करेंगे कि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करें और बताएँ कि क्या इसमें ख़ामियाँ हैं और क्या बेहतरी इसमें लाई जा सकती है। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। यूपी में एग्जिट पोल्स के जो नताइज आए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि वो 10 मार्च को सरकार बनाने जा रहे हैं। तो दोनों तरफ से ही जीत के दावे हो रहे हैं। इसी दरमियान कल से चौंकाने वाली चीज़ें सामने आ रही हैं और बड़े पैमाने पर कल से जिस तरह से ईवीएम मशीनें पकड़ी गई हैं वो सवालात ज़रूर खड़े कर रही हैं। जबकि आज भी वीडियो मंजराम पर आई है जिसमें बैलेट का संदूक जो है वो एक कचरे की गाड़ी से बरामद हुआ है। कल जो कुछ हुआ उसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वोटों की चोरी हुई है और योगी के सेक्रेटरी पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि डीएम को अहकाम जारी किए जा रहे हैं कि जहां बीजेपी की हार हो रही हो वहां वोटों की गिनती स्लो की जाए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। इसने दो टोक अल्फाज में यहाँ तक कहा कि अगर इस बार बीजेपी जीत गई तो फिर आज़ादी की तहरीक की तरह फिर से जमहूरियत को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। वहीं हंगामे के बाद वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने यह कबूल किया कि ईवीएम की नकलो हरकत में प्रोटोकॉल में कोताही हुई है। ताहम उन्होंने इसरार किया कि जेर बहस वोट मशीनें सिर्फ तरबियती मकासद के लिए थी। प्रोटोकॉल हुआ जो ईवीएम का मूवमेंट था उसमें त्रुटि हुई, ये बात है, उसमें त्रुटि हुई, इसका मैं रिपोर्ट भिजवा रहा हूं। लेकिन ये करना मैं एकदम दावे के साथ बोल रहा हूँ कि सब कोडिंग ये इम्पॉसिबल है। लेकिन आज भी जिस तरह से बैलेट बॉक्स पकड़े गए हैं तो फिर क्या इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई इस पर करेगी या नहीं, ये सवाल ज़रूर खड़े करती है। समाजवादी पार्टी के इत्तेहादी राजभर ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और कहा है कि डीएम जब तक वहाँ हैं वो वोटिंग की गिनती सही तरह से हो नहीं सकती और उन्होंने अपना बयान जारी किया है। जिस तरह 3-3 गाड़ियां ईवीएम लेके निकली हैं और 2 गाड़ियां तो भाग गई और उसमें बोरे से जो उसको ढक करके लेके निकले, किसी तरह एक गाड़ी पकड़ी गई है। और जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि कोई भी ईवीएम अगर स्ट्रांग रूम से निकलती है तो वो प्रत्याशी को नोटिस हो, जिलाध्यक्ष को नोटिस हो और फोर्स के साथ वहां से उसको कहीं मूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा न करके चोरी से ईवीएम बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहाँ किया है। और डीएम और कमिश्नर जब तक वहां रहेंगे तब तक न्याय मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहां हम लोग नहीं होने देंगे। वहीं इलेक्शन कमीशन ने भी बयान जारी करते हुए कहा है कि वोटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें स्ट्रांग रूम के अंदर सील कर दी गई हैं और मरकजी नीम फौजी दस्तों को हिफाजत के लिए अहाते में तैनात कर दिया गया है। वहीं ट्विटर पर लोग इलेक्शन कमीशन के किरदार पर भी सवालात खड़े कर रहे हैं। वहीं ट्विटर पर ईवीएम चोर बीजेपी जैसे हैशटैग भी ट्रेंड कर रहे हैं। मुल्क में क्या पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं? यूपी असम्बली इंतखाबात के ख़त्म होने के बाद ये क़यास आराइयाँ की जा रही थी कि दाम ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन अब मरकज़ी वज़रा के बयान भी ज़ाहिर करते हैं कि आवाम पर महंगाई का बोझ फिर से पड़ने वाला है। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग का हिंदुस्तानी मईशत पर असर ज़रूर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का बहरान खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सबब बन रहा है और मरकज़ी हुकूमत मुतवाज़ी ज़राए की तलाश में है। मईशत पर असरात के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अपने खाम तेल का 85% से ज़्यादा दरामद करता है। उन्होंने कहा कि खाम तेल की कीमतों में इजाफे का असर ज़रूर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने बजट में उसके लिए कुछ इंतजाम किए हैं, लेकिन अब बात कहीं आगे निकल चुकी है। वहीं पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के सवाल पर वजीर पेट्रोलियम हरदीप पुरी ने खामोशी तोड़ते हुए जवाब दिया है। उनका ये कहना है कि हमने इंतखाबात की वजह से कीमतें नहीं बढ़ाई, ये कहना गलत होगा। टेंशन एंड मिलिट्री एक्शन इन यूक्रेन ये बढ़ गया है, तो इसका निर्णय तो ऑयल कंपनीज लेंगी, पर इसमें यह कहना क्योंकि चुनाव के कारण हमने रोका हुआ था, ये बात मैं समझता हूं कि थोड़ी समझदारी से
अनकनेक्टेड है। थोड़ा हो सकता है ये ऑयल कंपनीज को निर्णय लेना होगा, उनको भी तो सर्वाइव करना है, उनके अंडर रिकवरीज होगी, पर वो उस पर वो डिटर्मिन वो खुद करते हैं। बाकी मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारे पूरे रसाल को बुलाया है, पूरे आपको विश्वास इसलिए दिलाना चाहता हूँ कि कोई तेल की कमी नहीं आने देंगे। तो नाज़रीन, कहना गलत नहीं होगा कि अब कीमतें बढ़ने वाली हैं और जिस तरह से बयानात सामने आ रहे हैं तो वो जाहिर करते हैं कि कीमतें ज़रूर बढ़ेंगी। वहीं आलमी मंडी की बात की जाए तो कीमतों में बड़ी हद तक इजाफा हुआ है और उसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा, ऐसा सभी माहिरीन का कहना है। वहीं अमेरिका और बरतानिया ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पहला सख्त तरीन कदम उठाते हुए रूस से तेल की दरामदात पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अमेरिका की जानिब से पाबंदी का ऐलान किया, जिसके तहत रूस की कुदरती गैस और कोयले समेत वसीअतर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। पहले से ही तेज़ी से बढ़ती हुई गैस की कीमतों पर मुमकिन असरात के खदशे के बावजूद अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने इस पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी की धमकी दी है। दूसरी जानिब रूस ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने रूसी तेल पर पाबंदी लगाई तो तेल की कीमत दुगनी होकर $300 फी बैरल तक पहुँच सकती है। वहीं तेल की दरामदात पर बंदिश आयद करने का ऐलान करते हुए अमेरिकी सदर ने यूक्रेन की हिमायत जारी रखने का भी ऐलान किया और कहा कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की जंग से रूस कमज़ोर होगा जबकि बकिया दुनिया मजबूत हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका पनाह गुज़ीनों की देखभाल पर आने वाले खर्च में भी अपना हिस्सा देगा। ख्याल रहे कि यूक्रेन छोड़कर दूसरे मुल्कों में पनाह लेने वालों की तादाद जो है अब तक 20 लाख से तजावुज़ कर चुके हैं। तो समझ लीजिए कि यूक्रेन की मदद के नाम पर यूक्रेन की तबाही नहीं रोकी जाएगी बल्कि उन्हें भीख देकर गुलाम बनाया जाएगा। और रूस पर कार्रवाई का मकसद भी यही बताता है कि रूस को कमज़ोर किया जाए, न कि यूक्रेन को मजबूत बनाया जाए। और उस पूरे खेल में जो है वो फ़ायदा अमेरिका का होने वाला है और ये बात अब यूक्रेनी सदर भी जान चुके हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि नेटो रूस के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से डरता है। यूक्रेन अब नेटो का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। वहीं रूस यूक्रेन की नेटो में शमूलियत की मुखालफत करता रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि वो ऐसे मुल्क का सदर बनना नहीं चाहते जो किसी भी चीज़ के लिए दूसरे मुल्क के सामने घुटनों के बल बैठकर भीख मांगे। यूक्रेन जंग के दरमियान एक बच्चे की धूम मची हुई है, हर तरफ उसी के चर्चे हैं। उसे अब हीरो ऑफ द नाइट यानी कि रात का हीरो कहा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है, आइए आपको बताते हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के दरमियान जहां एक तरफ तबाही मची हुई है तो हर तरफ आहू बुका है, तो दूसरी तरफ हिम्मत, बहादुरी और अज़्म की मुतअद्दिद दास्तानें भी सामने आ रही हैं। ऐसी ये कहानी है उस 11 साला यूक्रेनी बच्चे की जिसने जंगज़दा मुल्क में तन्हा 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करके सभी को हैरतज़दा कर दिया है, साथ ही लोगों को अपनी हिम्मत की दाद देने पर भी मजबूर कर दिया है। ये बच्चा जिसका नाम हसन है, जनूबी कोरिया के जंगज़दा ज़ापोरिज़िया का रहने वाला है। हसन के वालिदैन को अपने बीमार रिश्तेदार की तीमारदारी के लिए ज़ापोरिज़िया में ही ठहरना पड़ा, जबकि उन्होंने उसकी हिफाजत के ख्याल से उसे स्लोवाकिया की सरहद पर ट्रेन के ज़रिए रवाना कर दिया। हसन की वालिदा ने ज़ादिराह के तौर पर उसे एक प्लास्टिक का बैग दिया, पासपोर्ट और कुछ नोट और उसके हाथ पर टेलीफोन नंबर लिख दिया। हसन ने स्लोवाकिया की सरहद पर ट्रेन से उतरने के बाद वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों को अपने हाथ पर लिखा नंबर दिखाया, जिसके ज़रिए से उन्होंने उसके दीगर रिश्तेदारों से रब्ता किया। साथ ही ज़ापोरिज़िया में मौजूद उसकी वालिदा को भी पैगाम भिजवा दिया कि वो खैर व आफियत से पहुँच चुका है। उसकी हिम्मत पर स्लोवाकिया की वजारत दाखिला और सरहद पर मौजूद दीगर एहलकार सख्त हैरतज़दा हैं। साथ ही साथ वो उसे हर वक्त अपने साथ रखना भी चाहते हैं। कुछ एहलकारों ने तो उसे स्लोवाकिया के कुछ बच्चों से मिलवाया भी और बताया कि हिम्मत और हौसला हसन जैसा होना चाहिए। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार इल्ज़ाम लगाती आ रही है कि उनकी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए मरकज़ की मोदी सरकार जांच एजेंसियों का सहारा ले रही है और नवाब मलिक की गिरफ्तारी उसी की ताज़ा मिसाल है। इसी दौरान गुज़िश्ता कल मंगल को मुंबई और पुणे शहरों में एक साथ महकमा इनकम टैक्स ने 20 से ज़ायद मकामात पर छापामारी की है। ये छापे शिवसेना और एनसीपी लीडरान के करीबी साथियों पर मारे गए हैं। इन छापों की वजह से इतना हंगामा इसलिए भी है क्योंकि महकमा इनकम टैक्स अब ठाकरे ख़ानदान तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। शिवसेना लीडर और बीएमसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के बाद शिवसेना के अलावा एनसीपी के लीडरान से ताल्लुक़ रखने वाले या करीबी माने जाने वाले ताजिरों, बीएमसी ठेकेदारों, ट्रांसपोर्ट अफसर पर इनकम टैक्स महकमे ने कार्रवाई करते हुए छापे मारे हैं। उन सभी पर महकमे ने टैक्स चोरी का इल्ज़ाम आयद किया है और उनके गिर्द शिकंजा कसने की तैयारी
हो रही है। तो दूसरी तरफ शिवसेना लीडर और रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने उन छापों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकज की मोदी हुकूमत पर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी के लिए लीडरों पर मरकजी एजेंसियों की कार्रवाई के पसे पुष्ट कौन है ये हम जानते हैं और बहुत जल्द उनका राज फाश करेंगे। संजय राउत ने कहा कि कल तक ईडी के जरिए डराया जा रहा था और इनकम टैक्स को पीछे लगा दिया गया है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। भटकल में हाईवे तोसी का काम जारी है, लेकिन अब भी शहरियों के कई सवालात का जवाब उन्हें नहीं मिल पाया है। कई मसाइल ऐसे हैं जिनका हल नहीं निकला है और अब जिस खाकी के तहत काम हो रहा है उसी तरह अगर जारी रहता है तो फिर आवाम का मानना है कि लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कई मरतबा उसका प्लान भी बदला जा चुका है, जिसकी वजह से आवाम इस बात का अंदाज़ा लगाने से कासिर है कि आखिर भटकल में अहम शाहराह की हतमी शक्ल कैसे होगी। कौमी शाहराह तामीरी कामों के से मुताल्लिक़ मंगल की शाम यानी कि कल शाम सर्किट हाउस में एक मीटिंग हुई, जिसमें ज़िम्मेदारों के आरा और मशवरे लिए गए। मीटिंग में शरीक हर एक ज़िम्मेदार ने शाहराह पर रैम्प तामीर करने की शदीद मुखालिफत की और फ्लाई ओवर का मुतालबा किया। अब अचानक इसमें तब्दीली किए जाने पर भी लीडरान ने सवाल खड़े किए। इसी तरह कौमी शाहराह की तोसी 45 मीटर से 30 मीटर की गई है, जिसका मतलब है कि सर्विस रोड अब यहाँ नहीं होगा, जिससे हादसात में इजाफे का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। और भी कई सारे मसाइल थे जो ज़िम्मेदारान ने सामने रखे। रुकने पार्लियामेंट और अरकान असम्बली की क़यादत में बेंगलुरु में वज़रा और वज़ीर आला के सामने मसाइल को पेश करते हुए अवामी मुतालबात को हल करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने की बात भी कही गई और कहा गया कि अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुतालबात तस्लीम नहीं करती तो फिर एहतजाज भी किया जाएगा। तो नाज़रीन, अच्छी खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात मज़ीद हम खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट फ़िक्रखबर.com का रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।